ठीक है, ताकि आपको विजिबल रहे। कल हम लोग क्या क्या पढ़ा था। तो कल स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने क्वांटम स्टेट से, किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिस्टम की आपको अगर जानकारी चाहिए तो क्वांटम स्टेट से दिखाते हैं अपन लोग। ये हमारा कल का था। क्वांटम स्टेट का मतलब वेव फंक्शन होता है। जैसे कोई भी पार्टिकल होता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, या फिर जैसे मान लो तुम लोग पार्टिकल हो तो तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हारे नाम में होती है। तुम्हारा नाम बोलते ही पता लग जाएगा कि यार ये इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है, नेचर का पता लग जाएगा। जैसे मान लो बोल दिया जाए कि अभिषेक कैसा है, तो अभिषेक एक शांत स्वभाव का लड़का है, अभिषेक पढ़ने लिखने वाला लड़का है, अभिषेक लड़ता है। तो कुछ भी चीज़ है वो अभिषेक से डिफाइन होगी, उसका नेचर जो है वो अभिषेक से डिफाइन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिषेक का डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे ही कोई वेव फंक्शन है, कोई पार्टिकल है, उसकी अगर आपको नेचर जाननी है कि वो कहाँ पर कितना मोमेंट रखता है, वो कहाँ पर कितना चलता है, उसका कहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसका वेव फंक्शन रखता है। अगर आपको वेव फंक्शन पता है तो आप उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द वेव फंक्शन, या फिर इसे हम अभी फिलहाल के लिए बोलते हैं आइगन स्टेट, ठीक है, या फिर क्वांटम स्टेट, सब इसी के नाम है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी क्वांटम स्टेट से। तो क्वांटा पार्टिकल की नेचर को समझना है तो पहले क्वांटम स्टेट को जानना है, क्वांटम स्टेट की प्रॉपर्टीज को समझना है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, उसमें आगे बढ़ने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ABCD पता होना चाहिए। अगर आपको ABCD पता है तब जाके आप क्वांटम में QUATUNM का पता लगा सकते हो। तो ABCD हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल। यूनिट नंबर 1 जो है वो ABCD है। क्वांटा पार्टिकल दिखता नहीं है, ठीक है, तो क्वांटा पार्टिकल अगर दिखता नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मैथमेटिकली मिलेगी, कैलकुलेशंस में मिलेगी, या वेव फंक्शन की फॉर्म में मिलेगी। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। हमें ये देखना है कि अगर मैं केट साइन लिखूंगा तो ये क्या होगा, हमें ये देखना है हम ब्रै साइन लिखूंगा तो वो क्या होगा। तो लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं लिखूं अभिषेक, तो लिखते ही हमें ये बात पता है कि अभिषेक कैसा इंसान है, तो उसकी सारी इमेज हमारे माइंड में बन जाएगी, ठीक है ना। ताजमहल लिखते ही उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाएगी, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा कि भैया ऐसा होता है ताजमहल ने, ऐसा होता है, ऐसे बन जाती चाहिए इमेज। ठीक वैसे ही आपके दिमाग में इमेज बन जाए, इसीलिए मैं ये यूनिट पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है स्टेट, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक कहलाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो अगर आपको ये पता है तो फिर हम लोग आगे फर्दर यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड फर्दर आगे यूनिट्स में क्वांटम को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने कल यही बात की थी, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था कि ब्रै क्या होता है। ब्रै मतलब नॉर्मल क्वांटम स्टेट, नॉर्मल क्वांटम स्टेट को कैट बोलते हैं। बट अगर नॉर्मल क्वांटम स्टेट से आप कॉन्जुगेट में जाओगे, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना, मतलब उसकी उल्टी विपरीत स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, या फिर हम लोगों ने BSc 3rd ईयर में एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी वेव फंक्शन जो होता है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हमेशा होता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट हमने क्वांटम को, पार्टिकल को एज अ वेव माना है। और वेव इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है, ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। ये एक जनरल सॉल्यूशन है किसी वेव इक्वेशन का, जिसमें ये होता है उसका प्रोपगेशन, ये होता है उसका फ्रिक्वेंसी। प्रोपगेशन पार्ट जो होता है ये बताता है कि आपका वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पार्ट बताता है कि वो कितना फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है। क्योंकि वेव है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी तो उसके अंदर आएगी आएगी, और हमने वेव माना है इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी। तो ये बेसिक फिनोमिना होता है जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। इसीलिए जब भी हमें इसका विपरीत लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें विपरीत का मतलब ये होता है, इन्वर्स का मतलब ये होता है, ऑपोजिट का मतलब ये होता है कि कोई वेव अगर मान लो +x में मूव कर रही है तो हमको इसको -x में अगर दिखाना है तो हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। इसका मतलब आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार हमेशा अवेलेबल रहता है, तो किसी भी वेव फंक्शन है उसका स्टार ऑलवेज अवेलेबल रहेगा।
और नॉर्मल वेव फंक्शन का स्क्वायर भी कभी नहीं किया जाता। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, आपको बोल दिया जाए कि भैया ये आपके पास वेव फंक्शन है, आप इसका स्क्वायर करो, तो कभी भी भूल से ऐसा मत कर देना कि स्क्वायर का मतलब हो गया 2 आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का नॉर्मल स्क्वायर ना होके उसके मोड का स्क्वायर लिया जाता है, जो नॉर्मली इस प्रकार से ओपन होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साइन। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली बच्चे ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना होता है। ठीक है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई जो उसकी, जो हमने कल तक पढ़ी थी। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मैथमेटिकल के अलावा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा था कल, जिसे कहा था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन आपको मिला, आपको दिखता तो है नहीं पार्टिकल, बट आपने वेव फंक्शन देखा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेव फंक्शन किसी क्वांटम स्टेट का वेव फंक्शन है? मैं मर्जी से एक वेव फंक्शन लिख दूं, मान लो ये मैंने मर्जी से लिख दिया, ये तो कोई भी वेव फंक्शन लिख दिया मैंने मर्जी से, तो क्या ये क्वांटम स्टेट को शो कर सकता है? क्या ये किसी भी स्टेट को शो कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो एक डायग्राम बना दिया ऐसा, तो तुम्हें क्या पता कि इंसान है कि जानवर है? तुम्हें पता तब चलेगा जब तुम्हें इंसान की प्रॉपर्टीज पता होगी। तो इंसान की प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसका एक मुंह होता है, उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, तो वो डायग्राम इंसान का डायग्राम कहलाता है। तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है तो तुमने बोला कि हाँ इंसान। मैंने वेव फंक्शन लिख दिया, तुम्हें क्या पता किसी क्वांटम स्टेट का? इंसान कौन है ये अलग बात है, अभिषेक है कि चेतन है कि राजेश है, कौन है ये एक अलग फैक्टर है, बट हाँ वो इंसान है, ये तुमने उसकी प्रॉपर्टीज से देखा। ऐसे ही वेव फंक्शन एक क्वांटम स्टेट को शो कर रहा है या कोई एक जनरल मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलता है उसकी प्रॉपर्टीज से। तो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं मैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो क्वांटम स्टेट में जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों ने कल देखा था कल की क्लास में, कि उसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। मुझे समझानी है आपको आज, क्योंकि ये मैंने कल छोड़ी थी यहाँ से। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आएगी। इसके बाद अब आगे मैं आपको समझा दूं कि क्वांटम स्टेट में नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अब समझो, देखो एक और चीज़ समझाना बाकी है क्या तुम्हें, शायद बीएससी में तुमने शायद पढ़ी रही वो चीज़, मैं तुम्हें यहाँ समझा दूँ बीच में ही। साइन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, साइन डज नॉट कंटेन एनी फिजिकल मीनिंग, बट the mode of the sine square having very important physical meaning, that is the probability. So simply a wave function define the probability of the finding the particle in a particular region. So sine does not have any meaning, but sine square having meaning. So roughly we can say that sine is simply show that the probability of the fundamental particle. तो कोई क्वांटम स्टेट में कोई वेव है, तो वो वेव वहाँ पर कितनी पाई जाएगी, उसकी जो प्रायिकता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की संभावना, क्योंकि क्वांटम में संभावनाएं बहुत होती है। संभावना इसलिए होती है, प्रोबेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि क्वांटम पार्टिकल दिखता नहीं है, तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं कुछ बोल सकते, केवल हम लोग यहाँ पर हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि हाँ ये इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, उसकी इतनी है, लाइक दिस। तो इसीलिए हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमेशा प्रोबेबिलिटी होता है। इसलिए नॉर्मली साइन स्क्वायर जो होता है उसको हम एम्पलीट्यूडिक फॉर्म में मान लेते हैं, और उसका जो मोड का स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में मान लिया जाता है। धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा, शर्त यह है कि तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, बिकॉज क्वांटम स्टेट जो है पूरी ऐसे संकेतों में चलती है, तो समझना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स जाननी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तुम केवल मैथमेटिक्स पर ध्यान मत देना, मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़नी है श्योर है, बट उसका फिजिक्स भी तुम्हें हमेशा जानना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अब हम पढ़ेंगे आराम आराम से, क्योंकि ये तो रिवीजन था इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया तुम्हें। अब आप लोग आराम से देखो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कोई भी वेव फंक्शन वैलिड तभी होगा, या कोई भी वेव फंक्शन क्वांटम स्टेट तभी कहलाएगा जब वो नॉर्मलाइज्ड होगा। मैं इस चीज़ को एक इंसान का डायग्राम नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इंसान की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करता। तो ये इंसान है कि नहीं है, इस बात का
तब पता लगेगा जब हम लोग उसके सारी प्रॉपर्टीज, दो आँख नाक कान देख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से वेव फंक्शन नॉर्मलाइज तभी होता है, देखो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी किसी भी स्टेट में पाए जाने की संभावना, आप लोगों ने ये पढ़ी होगी कंडीशन छोटी क्लास के अंदर। यहाँ पर डीटो लगता है, डीटो मतलब कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपका वेव फंक्शन जिन वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे लग जाएगा। अगर वेव फंक्शन वन डायमेंशनल है तो यहाँ पर dx आ जाएगा, 2 है तो dx dy आएगा, 3 है तो dx dy dz आएगा। ये डीटो कहलाता है, जिसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसके दो वैल्यू होते हैं, ये तुम लोगों ने पढ़े होंगे, या तो होता है 1 या होता है 0। अब मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है साइन स्क्वायर, इसका फिजिकल मीनिंग। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको निकालना है, जैसे मान लो 0 से लेके a रीजन में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर और dx कर देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी उस पर्टिकुलर रीजन में। साइन स्क्वायर को हम लोग खोलते हैं साइन स्टार साइन dx। तो जब भी क्वांटम स्टेट में कोई भी वेव फंक्शन होगा, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो वो उस स्थान पे पूरा पूरा पाया जाएगा या तो नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल तुम लोग हो, अभी मैं कमरे में हूँ, रूम में हूँ, मेरे रूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट है, 1 है। ऐसा नहीं है ना कि यार रूम में हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो है, रूम में हूँ तो हूँ। इसका मतलब अगर दोनों वेव फंक्शन एक जगह है तो उसके किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी होती है, जिसे हम बोलते हैं 100% प्रोबेबिलिटी, मतलब 1। ठीक है, तो या तो नहीं, अगर है तो है, नहीं तो नहीं, या फिर 0। तो केवल प्रोबेबिलिटी के दो ही फैक्टर होते हैं, यस और नो। ठीक है, या तो 0 या 1। उसी चीज़ को ध्यान में रख के क्वांटम स्टेट की इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को एक डिराक फंक्शन से डिनोट किया जाता है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, सॉरी डेल्टा फंक्शन बोलते हैं डेल्टा एम एन। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को डेल्टा एम एन बोल दिया जाता है। डेल्टा एम एन कुछ इस प्रकार का फंक्शन होता है कि या तो वो होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो ये डेल्टा फंक्शन इस तरह से होता है, जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर होता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है और उसके अलावा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन काम करता है। तो जब नॉर्मल फंक्शन काम करता है तब डिराक डेल्टा काम नहीं करता है, और जब डिराक डेल्टा होता है तब नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है। उसी थीम पर ये चीज़ बेस्ड है, इसे बोलते हैं डेल्टा फंक्शन। समझना ध्यान से, डेल्टा फंक्शन की दो वैल्यू होती है। जब m इज इक्वल टू n होता है तो डेल्टा फंक्शन का वैल्यू होता है 1। जब m इज इक्वल टू n नहीं होता है तो डेल्टा फंक्शन का वैल्यू होता है 0। इसको मैं थोड़ा और फिजिकल मीनिंग समझाता हूँ। तुमने ये पढ़ा है बट तुमने समझा नहीं है इसको कभी। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे मान लो m इज इक्वल टू n हो गया, तो बेटा ये वेव फंक्शन और ये वेव फंक्शन सेम हो गए। इसका मतलब इसकी वैल्यू 100% 1 होगी, ये श्योर है, क्योंकि उस वेव फंक्शन का या उस पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर रीजन में, वो रीजन में लिखा नहीं है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो आपके सवाल के अनुसार या आपकी सुविधा के अनुसार लिया जाएगा जो आप करोगे। 0 से a हो सकता है, 0 से इन्फानेट हो सकता है, माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद में ये हो जाएगा कि आगे देखो, अगर इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि अगर मैं हूं तो हूं, अगर मैं इस कमरे में हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी 100% है। अगर उस रीजन में आपका वेव फंक्शन है तो उसके वहां पाए जाने की प्रायिकता 100% होगी, और हम उस रीजन में उस वेव फंक्शन का स्टडी कर सकते हैं, और वो स्टडी एक वैलिड स्टडी है। इसका मतलब हाँ मैं हूँ यहाँ पे तो मेरी प्रायिकता 1 हो गई, इसका मतलब अब मैं आगे मेरा स्टडी यहाँ पे करूँगा। अगर मान लीजिए m बराबर n नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, ये अलग रीजन में है, ये अलग रीजन में है। तो बेटा ऐसा नहीं होता कि आपने एक पैर दरवाजे के अंदर रखा हुआ है और एक पैर दरवाजे के बाहर रखा हुआ है
तो इसको हम वैलिड नहीं मानते हैं। मतलब आप ना घर के हो ना घाट के हो, इसका मतलब क्वांटम पार्टिकल, मतलब मैं मान लो अगर एक पैर बाहर रखा हुआ है बरामदे में, एक पैर अंदर रखा हुआ है, तो फिर मेरे कहीं पर भी पाए जाने की संभावना शून्य होगी। इसका मतलब आप समझते हो, मेरा एक पैर बरामदे में एक पैर घर में, तो क्या मैं किसी स्थान पर पाया हूँ जाऊँगा? नहीं, मैं ये दहलीज पे खड़ा हुआ हूँ। दहलीज का मतलब ये होता है कि गेट पे खड़ा हुआ हूँ, तो न तो बरामदे में पाए जाने की संभावना है न ही कमरे में पाए जाने की संभावना है। तो न तो बरामदे में मेरा स्टडी होगा न मेरा कमरे में स्टडी होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्वांटम पार्टिकल का हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्वांटम पार्टिकल के किसी भी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने की संभावना नगण्य है। तो स्टडी अगर किया जाएगा तो केवल इस कंडीशन में किया जाएगा, और इसीलिए इस कंडीशन का नाम दिया गया है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो कोई भी वेव फंक्शन वैलिड तब होता है जब वो नॉर्मलाइज्ड होता है, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है कि साइन स्टार साइन बराबर 1 होना चाहिए। ये मस्ट है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कल मैंने आपको ब्रैकेट नोटेशन समझाए थे। ब्रैकेट नोटेशन में क्या था कि मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रै और केट अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो एक इंटीग्रल की फॉर्म होती है। तो नॉर्मली ब्रैकेट नोटेशन में इस इंटीग्रल को बोलते हैं साइन साइन। मतलब अगर दोनों सेम वेव फंक्शन मिल गए तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं इसको, या ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलते हैं, एक ही बात है। हमें इससे बात काम नहीं है, ये वैलिड नहीं है। आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करें कि साइन और साइन का जो ब्रैकेट होता है, या फिर अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म कहलाती है ट्रेडिशनल फॉर्म। तो ट्रेडिशनल फॉर्म में इसको लिखते हैं हम लोग साइन स्टार साइन डीटो। ये 1 होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। थोड़ा इसको एलिब्रेट करता हूँ मैं ना, आगे चलो। मैंने कल आपसे कहा था कि हम ब्रै को लिखते हैं कॉलम सॉरी रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। कल लिखवाया था ना, अगर मैं रो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखता हूँ, और जो केट होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये 1 होना चाहिए, ये कहलाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ए स्टार ए प्लस बी स्टार, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा ना। इस रो को उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, इस रो को इस कॉलम के ऊपर रख दो, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे बोलते हैं 1। या फिर इसे बोलते हैं नॉर्मलाइज। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के ही उदाहरण हैं, उसी का एलिब्रेशन है। ठीक है, तो ये बात है। और तुम लोग इतना लेट लेट क्यों आते हो बच्चों? मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तुम्हें पता है। अपने कान एकदम स्पीकर पे ना रख के मेरे साथ तुम ईयरफोन लगा लिया करो, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना तो कभी कभी स्पीड में निकल जाता है। तो एक एक वर्ड बहुत ज़रूरी है। क्वांटम समझने वाला एक सब्जेक्ट है, तो समझोगे जितना उतना ही तुम लोग आराम से लिख पाओगे। रटने से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स है तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसमें समझने पे ही आएगा। ये लैंग्वेज होता तो चलो ठीक है, आप लोग रट रट के पास जाते, बट ये समझने वाली चीज़ें, इसलिए ना तो लेट आया करो न ही ध्यान भटकाया करो, क्योंकि समय बहुत कम मिला है मुझे मेरे पास तुमको बढ़ाने के लिए, और तुम्हारे पास भी बहुत कम समय है इसको समझने के लिए। एक बार ये छूट गई ना तो तुम्हारे CSIR नेट के में भी समझ में नहीं आएगी ये चीज़, है ना। और तुम्हारी नेट क्वालिफाई नहीं हुई तो तुम्हारी MSc किसी काम की नहीं है। तो आगे देखो, तो ये हमारे पास है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, इफ दिस कंडीशन follows, then psi is इसमें कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना केवल अटेंडेंस के लिए आता हो। देखो अटेंडेंस के लिए अगर तुम आते हो तो तुम मुझे ऐसे बोल दिया करो पर्सनल, तुम्हारी अटेंडेंस तुम ऐसे लगा दूंगा। और तुम्हें अगर पढ़ना हो रियली में तो तुम आया करो, ठीक है ना।
और अगर तुम्हें रियली पढ़ना है तुम लोग लेट मत हुआ करो। एक और बात है, जैसे अब क्या है, कल मेरी छुट्टी है, कल मैं बाहर जाऊंगा तो कल क्लास हो नहीं पाएगी तुम्हारी, तो टाइम बहुत कम है, जितना टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कर लिया करो। सो इफ साइन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, मान लो अगर नॉर्मलाइज नहीं है साइन, तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर मान लो साइन नॉर्मलाइज नहीं है, अननॉर्मलाइज्ड है, और हमने बोल दिया मान लो साइन का वैल्यू है ए बी सी और ये नॉर्मलाइज नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। देन फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ साइन, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ साइन, साइन को नॉर्मलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइड इट with normalization coefficient, with normalization coefficient, तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे नॉर्मलाइज्ड, हम एक कोई भी मन से मान लेंगे कोफिशिएंट, और आप लोग तो समझदार इंसान हो, मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ मन से मानी जाती है ना बेटा, तो हमें उसका वैल्यू निकालना पड़ता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं, अपनी मन मर्जी नहीं चलती। हमने मन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन काम में लेनी पड़ेगी, मतलब ये करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन तो ये हमें काम में लेनी पड़ेगी बेटा। अब अगर ये काम में लेते हैं तो हमें भी ब्रै साइन निकालना पड़ेगा। सो इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते ही इसका ब्रै आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए का ए स्टार, और ये जो आपके रो है ये कॉलम में, सॉरी कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ब्रै हो गया। अब ब्रै को और केट से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये ब्रै है, और इस ब्रै को अगर मैं केट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए और ए स्टार तो वैसे भी आपके कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि वो उसका नाम ही कोफिशिएंट है ना, तो ये ए और ए स्टार को तो आप बाहर निकाल लो, तो इसको लिख दो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और ए इसको मल्टीप्लाई कर दो ए स्टार को इससे, तो मैंने आपको ऊपर समझाया ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल लो, ए का वैल्यू निकाल लो, तो ए कितना हो जाएगा 1/100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, दैट्स इट। अब ये तुम्हारे पास क्या निकल गया, नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट निकल चुका है। अब इसको आप लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बनाना है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मलाइज्ड, यही तो है आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, पर इसमें ए अननोन था तो मैंने निकाल लिया उसका वैल्यू, देन यहाँ पर आप ए का वैल्यू पुट कर दो। सो नाउ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो तुम्हारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो चुका है अब। सो नाउ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अब वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज सिंपली लाइक साइन, ये तो लिखा था मेरे ऊपर ए बी सी, यहाँ पर ए अननोन था तो इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया, तो ये हो गया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर साइन पहले से नॉर्मलाइज्ड होगा ना बेटा, तो ए का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तुम चिंता मत करो। अगर साइन नॉर्मलाइज्ड होगा तो तुम चिंता मत करो, तुम सोचो कि पता नहीं नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है, तो अगर वो नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये आगे वाला जो वैल्यू ना ये हमेशा 1 ही आएगा, डोंट वरी। अब इस चीज़ के बाद में
तुमने शायद ऑर्थोगोनल कंडीशन लिखी थी ना ऊपर, तो यहाँ पर लिखी लो ऑर्थोगोनल कंडीशन। नीचे लिख दो, चलो मैं अलग से लिखा दे रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज आ गए वरना। नहीं तो यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, साइड में लिख लेना डेल्टा एम एन इज इक्वल टू डी टो, इसके दो वैल्यूज होते हैं डेल्टा एम एन की फॉर्म में, या फिर इसको मैं यहीं पे थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूँ, चलो ये लिख दो, ये लिख दो, इसको लिख दो बराबर डेल्टा एम एन, और डेल्टा एम एन के फिर दो वैल्यू हो जाते हैं, या तो जीरो या वन। अगर ये वन होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा तो ये वाला एरिया लिख लो, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन, इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इतना तो लिख लो। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दो ऑपरेटर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछते हैं, ऑपरेटर्स। ये पढ़ते क्यों है क्वांटम में, इसको भी समझा दे रहा मैं आपको। खैर आपने ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जो ऑपरेट करते हैं, किसको ऑपरेट करते हैं, वेव फंक्शन को। जैसे मान लो ये कार है, तो एक कार बेकार है अपने ड्राइवर के बिना, इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर की नीड होती है, इसको ऑपरेट करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, वरना ये बेकार है। ठीक उसी प्रकार से वेव फंक्शन एक कार है, उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर, एक ड्राइवर की नीड होती है, जिसे बोलते हैं ऑपरेटर। अलग अलग ड्राइवर अपने हिसाब से कार को अलग अलग चलाता है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग ऑपरेटर वेव फंक्शन आइगन स्टेट को अलग अलग तरीके से डील करता है। जैसे मान लो तुम्हारा नेचर है, तुम लोग अगर कहीं पर जाते हो तो तुम्हारा नेचर अलग अलग होता है, तो तुम्हारे नेचर को ड्राइव करने के लिए हमें कोई ना कोई एक इंसान चाहिए। जैसे मान लो तुम कॉलेज में आए, तुम्हारा नेचर हमें पता करना है, तो तुम टीचर के सामने जाना पड़ेगा, तो टीचर तुम्हारा ड्राइवर हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर के सामने जाते ही तुम्हारा नेचर अलग हो गया, तो तुम्हारे नेचर का पता करने के लिए हमें अलग अलग रीजन में तुम्हें ले जाना पड़ता है। इसी प्रकार से क्वांटम स्टेट का नेचर पता करना है, तो इस क्वांटम स्टेट को हमेशा एक ऑपरेटर चाहिए होता है, तभी जाके इसका नेचर पता लग पाता है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स में कोई भी वेव फंक्शन होता है, मान लो एफ एक्स, ये भी कोई ना कोई ऑपरेटर से ऑपरेट होकर अपना रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रफ में देखो तुम लोग, तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर जो वेव फंक्शन है अलग अलग ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज आएगा। जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर आप लगा दोगे एक्स स्क्वायर में, तो इसका नेचर ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल ऑपरेटर आपने लगा दिया एक्स स्क्वायर में, तो वो एक्स की अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमेशा ऑपरेटर के आने से अपनी नेचर को चेंज कर लेता है ऐसे ही तुम्हारा नेचर है, घर में अपना नेचर आप लोग कुछ और रखते हो, स्कूल में कॉलेज में कुछ और रखते हो, तो वहाँ पर ऑपरेटर कोई और है, मम्मी है तुम्हारी, यहाँ पर कोई ऑपरेटर और है, टीचर है तुम्हारे ऑपरेटर। तो अलग अलग जगह अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, और हमेशा वेव फंक्शन को या क्वांटम स्टेट को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती ही है, इसलिए हम ऑपरेटर पढ़ते हैं। और याद रखना, क्वांटम में हर क्वांटिटी एक ऑपरेटर है। जैसे मान लो क्लासिकल में तुम लोग पढ़ते हो मोमेंटम, संवेग, यहाँ पर वो ऑपरेटर बन जाएगा। वहाँ आप लोग पढ़ते हो एनर्जी, ई, यहाँ वो एनर्जी ऑपरेटर बन जाएगा। तो हर चीज़ एक ऑपरेटर की फॉर्म में होती है। पोजीशन ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर होती है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर होती है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है, बहुत कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। सो ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल
tool when it apply on a state साइन, मान लो साइन पर अप्लाई होता है, नॉर्मली इसको केट साइन बोलेंगे ना, देन इट कैन बी चेंज्ड कैन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इट कैन बी चेंज। इट कैन बी चेंज्ड एंड प्रोवाइड सम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन ये होता है कि अगर हम किसी ऑपरेटर को किसी क्वांटम स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो वो स्टेट चेंज हो सकती है और कुछ वैल्यू भी दे सकती है। जैसे मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर को अप्लाई किया था ना, तो एक्स स्क्वायर किस में चेंज हुआ, एक्स में चेंज हो गया ना, चेंज हो गया, और यहाँ पर कुछ आपको वैल्यू भी दे दी, तो दे सकता है कुछ वैल्यू। तो यहाँ पर ए केप कहलाता है ऑपरेटर, साइन कहलाता है क्वांटम स्टेट, ए कहलाता है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब जो एक्स पर डिपेंड ना करे, वाई पर डिपेंड ना करे, वेरिएबल पर डिपेंड ना करे। और जो साइन है वो न्यू स्टेट है। ठीक है, सो एन ऑब्जर्वेबल कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन ऑब्जर्वेबल, मतलब ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। जैसे मान लो मोमेंटम है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है, ये सब ऑब्जर्वेबल्स कहलाते हैं। एन ऑब्जर्वेबल कैन बी represented by convert into operator। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको हम कन्वर्ट करके एक ऑपरेटर बना सकते हैं। कन्वर्ट, ये लैंग्वेज गलत है यार, इसको थोड़ा सही कर लो, बाय एन ऑपरेटर लिखो, सही है, अब सही है। फॉर एग्जाम्पल ये है पोजीशन रिप्रेजेंटेड और कन्वर्टेड टू पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन मतलब होता है जो, जैसे मान लो एक्स पोजीशन है, कैन बी कन्वर्टेड लिख सकते हो आप, कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोजीशन ऑपरेटर। मतलब पोजीशन को हम ऐसे लिख के एक ऑपरेटर की फॉर्म दे सकते हैं, कैप लगाते हैं ऑपरेटर के लिए हमेशा, कैप। ठीक है, मोमेंटम जो होता है उसको भी हम लोग मोमेंटम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोमेंटम को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं
मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में। मोमेंटम ऑपरेटर की कुछ वैल्यू होती है। मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है उसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, अगर वन डायमेंशन है तो, और थ्री डायमेंशन है तो फिर डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो ये तो 1D में होता है, और अगर ये 3D में हो तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये 3 डायमेंशनल हो सकती है, तो ये 3D में हो सकती है। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, तीनों की फॉर्म में हो सकती है वो। अब मैं समझाता हूँ कि मोमेंटम डेल अपॉन डेल एक्स ही क्यों होता है। तो सुनो मेरी बात, फिजिक्स की दुनिया में पोजीशन और मोमेंटम का पति पत्नी का रिश्ता है। जहाँ जहाँ पोजीशन आएगी वहाँ वहाँ मोमेंटम आएगा। जैसे पति पत्नी में मान लो ऐसा गाढ़ प्रेम होता है कि एक को दर्द होता है, एक को चोट लगती है, दूसरे को दर्द होता है, तो एक के परिवर्तन होने से दूसरा परिवर्तित होता है, या एक के सापेक्ष परिवर्तन हमें करना है। देखो इधर, ये समझना कैसे, आप लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, अनिश्चित सिद्धांत, उसमें आप लोग ये तो पढ़ते हो, ऐसा कुछ पढ़ते हो ना आप लोग। यहीं पर देख लो कि अगर मान लो चेंज इन द पोजीशन एंड चेंज इन द मोमेंटम सिंपली एच कट होता है। तो अगर मोमेंटम आपको निकालना है देन सिंपली इट डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ द पोजीशन। ठीक है, तो मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो पोजीशन के चेंज होने से या पोजीशन के सापेक्ष चेंज होने से मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम ये बला होती है, इसलिए मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पोजीशन में चेंज। अब आपको शायद तकलीफ नहीं होगी एनर्जी को समझने में। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑपरेटर। तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कुछ याद हो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो बता दो। आयोटा एच कट, एनर्जी डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अब ये कोई 3 डायमेंशन तो है नहीं, क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि 1D में 2D में 3D में अलग अलग होगी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डेल अपॉन डेल टी पर डिपेंड करती है, ना एक्स पर, ना वाई पर, ना जेड पर, किसी पर डिपेंड नहीं करती ये चीज़, है ना। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आप निकालते हो तो जिस प्रकार मोमेंटम पोजीशन का रिलेशन होता है ना, ठीक उसी प्रकार से एनर्जी और टाइम का रिलेशन होता है पति पत्नी का। जहाँ एनर्जी आएगी वहाँ टाइम आएगा। जैसे टाइम और एनर्जी का अनसर्टेनिटी जो होता है वो एच कट के आसपास का होता है, तो वही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा तो एनर्जी आ जाएगी। तो ये पति पत्नी होते दोनों आपस में सर हम्म ये एच बार बाई टू होता है ना, आंसर आंसर क्या हो गया, निश्चित का सिद्धांत। एक मिनट, हाँ क्या हुआ दीपक। सर अनिश्चितता का सिद्धांत एच बाई टू है ना, एच बार बाई टू। हाँ वेरी गुड, एच कट बाई टू भी होता है, एच कट भी होता है, और एच अपोन 4 पाई भी होता है। वो अलग अलग रीजन में होता है। वो एक्चुअली में स्फेरिकल हार्मोनिक्स में पढ़ते हैं ना, तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स में एच कट होता है, और स्फेरिकल हार्मोनिक के अलावा नॉर्मल में हम पढ़ते हैं तो एच कट बाई टू होता है। ठीक है, मैं तो रफली आपको समझा रहा था कि एक्चुअली में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से आप लोग ये पता लगा सकते हो कि मोमेंटम कब निकलता है। तो मोमेंटम निकलता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होने से, और एनर्जी निकलता है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने से। हालांकि वो एच कट बाई टू होता है नॉर्मली, बट कहीं कहीं पर जहाँ पर स्फेरिकल हार्मोनिक्स आ जाता है ना, वहाँ पर फिर एच कट लेते हैं। वो अब तुम पढ़ोगे बीएससी में भी तुम लोग ये पढ़ते हो ना, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की 4 एप्लीकेशंस आप लोग पढ़ते हो। तो उसमें हाइड्रोजन एटम वाली जो एप्लीकेशन है ना, उसमें देखना आप हाइड्रोजन एटम वाली एप्लीकेशन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम हमेशा स्फेरिकल हार्मोनिक्स में काम करता है, वहाँ पर आप लोग एच कट लोगे। बाकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेवलेंथ का वो कुछ होता है, तो 2-3 एप्लीकेशन में तुम एच कट बाई टू काम में लेते हो, बस एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप एच कट काम में लेते हो। तो वो कंसर्न नहीं है मेरा, कंसर्न ये है कि इन दोनों में रिलेशन समझाने का है कि ये रिलेशन ऐसा होता है। अब एक चीज़ बच्चों को ये कन्फ्यूज होता है कि कहीं पर तो माइनस है कहीं पर प्लस है, तो ये चीज़ तुम लोग उल्टी पुल्टी कर देते हो याद रखने में। पहली पहली बार पढ़ते हो तो तुम लोग क्या करते हो, कभी कभार एनर्जी में लगा देते हो माइनस, मोमेंटम में लगाते हो प्लस। इसको याद करने का एक छोटा तरीका है, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल ट्रिक है, ऐसे याद रख लिया करो। पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव आता है,
ये ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे इससे। पी मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा। हालांकि पी मतलब मोमेंटम होता है, बट ये तो केवल याद करने का एक तरीका है कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव आता है, इसलिए कभी मत भूलना कि मोमेंटम वाले फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, एनर्जी वाले में पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। इतना तुम्हें याद रहता है कि हाँ, एक फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है और एक फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसको भी समझो। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तुम लोग, टाइप्स भी आते हैं उसमें भी मैथमेटिक्स में। इसमें मेनली तुम्हारे जो सिलेबस में है वो, जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं वो 4 टाइप है। पहला है लीनियर ऑपरेटर, दूसरे हैं यूनिटी ऑपरेटर, तीसरे हैं नल ऑपरेटर्स, खैर वैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में है तुम्हारे। ये चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। अगला है हर्मिशियन ऑपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तुम्हारे एग्जाम में आता भी है। और अगला है एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना। ये तो भले ही तुम मत पढ़ना ढंग से। तो पहले शुरू के 3 पढ़ लेते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। कौन सा कलर चूज़ करें? पिंक कलर ले लेते हैं। तो पिंक कलर में तो ये फालतू लगाते हैं अपन ऑपरेटर। तो पहला है लीनियर ऑपरेटर, उसके नाम से ही उसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेखीय संबंध। मतलब शॉर्ट में लिख लो, समझ लो, अगर मान लो एक एक ऑपरेटर है और 2 लीनियर वेव फंक्शन है, लीनियर का मतलब होता है ऐसे एडिशन में दोनों वेव फंक्शन, तो ऑपरेटर जो होता है ना वो अलग अलग पर्टिकुलरली लीनियरली होता है। जैसे मान लो एक एप को आप साइन पर भी ऑपरेट करा सकते हो और एक एप को आप साइन टू पर करा सकते हो, तो इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो लीनियरली ऑपरेट हो सकता है, मतलब कि वो एडिशन में आ सकता है बिना किसी चेंज के। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। मान लो 2 ऑपरेटर है और वेव फंक्शन एक है, साइन, तो ये जो साइन है वो बारी बारी से एक एक पर ऑपरेट होगा, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसे भी लीनियरिटी बोलते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करता है लीनियर ऑपरेटर। लंबा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपके एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है यूनिटी ऑपरेटर। अरे एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गया मैं, तुम रफ में समझ लो, मैथमेटिक्स में आती हो, इधर रफ में समझ लो उस चीज़ को, नीचे देख लो रफ क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि ऑपरेटर को लगाने से वेव फंक्शन में चेंज आता है। अगर कहीं पर वेव फंक्शन में चेंज ना आए और ऑपरेटर को अप्लाई करने पर वापस से वही ऑपरेटर आ जाए, सॉरी वही आइगन स्टेट आ जाए, तो उसके मल्टीपल में कुछ कांस्टेंट हो सकता है, वो माना। बट अगर ऑपरेटर कुछ इस प्रकार का हो कि वो आइगन स्टेट को चेंज ना करे, तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, अगर कोई भी आइगन स्टेट किसी ऑपरेटर के चेंज होने से ना चेंज हो तो, ठीक है।
अब अगर किसी ऑपरेटर को किसी आइगन स्टेट पर ऑपरेट कराया, वापस से वही मिल गई, तो उसके मल्टीपल जो क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये लिखा होगा, वैसे आना तो चाहिए, आगे आएगा तुम्हारे, बट अभी समझ लो फिलहाल के लिए कि इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसका नाम क्या है? आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन। और इस तरह की क्वांटम स्टेट जो ऑपरेटर के चेंज लगाने पे चेंज ना हो, तो उस क्वांटम स्टेट को बोलते हैं आइगन स्टेट। और उसका जो मल्टीपल क्वांटिटी है, ये तो आइगन स्टेट हो गई, उसकी मल्टीपल क्वांटिटी को बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो ये मैथमेटिक्स में आता है वैसे ये। तो यहाँ देखो, अगला ऑपरेटर जो है वो अच्छा समझ में आएगा इस चीज़ से, तो मैं इसलिए मैंने समझा दिया थोड़ा सा रफली। तो दूसरा लिखो यूनिटी ऑपरेटर। इसमें ये होता है यूनिटी ऑपरेटर के एक ऐसा ऑपरेटर जब किसी आइगन स्टेट के ऊपर अप्लाई करने पर वो आइगन वैल्यू को 1 दे दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तुम चाहो तो लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज में इतना लिख सकते हो, इफ ऑपरेटर गिव्स आइगन वैल्यू यूनिटी, if operator gives eigen value unity, then it is called unity operator। ठीक है। इसी प्रकार से नल ऑपरेटर की बात करता हूं मैं ना, नल ऑपरेटर की बात करता हूं। ठीक है ना। नल ऑपरेटर, नल मतलब होता है जीरो, शून्य। अगर है ना इसको हम किसी पर ऑपरेट कर देते हैं और वो आइगन वैल्यू 0 देता है आपको, दैट्स कॉल्ड द नल ऑपरेटर। डिटेल में की जरूरत नहीं है तुम्हें ना। अब होती है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो होता है हर्मिशन ऑपरेटर। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह टाइप के। तो चौथा होता है हर्मिशन ऑपरेटर। इसमें एक लाइन लिख लो, इफ ए कैप इज अ हर्मिशन ऑपरेटर। इसमें एक लाइन लिखना, इफ ए कैप इज हर्मिशन ऑपरेटर then it must follow this condition। then it must follow this condition। तो ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। ये कंडीशन होती है, इसको फॉलो करना ही चाहिए। अगर वो इसको फॉलो करता है तो वो हर्मिशन है। ठीक है ना। हर्मिशन ऑपरेटर अगर कोई होगा तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म और लिखते हैं हम लोग। ये कंडीशन तुम्हें समझ में आएगी जब हम सवाल करेंगे तब, है ना। अभी तो याद कर लो कि दो हमारे पास आइगन स्टेट है, साई और फाई। तो साई और फाई को हम इस तरह से अगर लिख सके तो ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म और होता है, अगर ए के हर्मिशन है तो वो इसको फॉलो जरूर करता है। अगर ए के हर्मिशन है तो वो इसको जरूर फॉलो करेगा। ये मैंने आपको कल समझाया, जैसे हम डेगर बोलते हैं।
इसे हम क्या बोलते हैं, डेगर। डेगर मतलब वही कल समझाया था ना मैंने, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, कल समझाया था ना। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, उसे ट्रांसपोज कहते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना, या फिर कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, एक ही बात है। और अगर नहीं है मैट्रिक्स फॉर्म में तो सिंपली डेगर का मतलब होता है कॉन्जुगेट, सिंपली, अगर मैट्रिक्स नहीं है तो। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देना, उसे कॉन्जुगेट कहते हैं। अगर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है तो सिंपली डेगर का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो कोई भी ऑपरेटर इस तरह की कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वो जो है हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। और हर्मिशियन ऑपरेटर के ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए थोड़ा करके जाना इस चीज़ को। अगला है एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। ये मेनली 4 ऑपरेटर होते हैं, और भी होते तो बहुत सारे ऑपरेटर, बट मेनली 4 ही होते हैं ये। एंटी हर्मिशियन, इसको तो कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर्मिशियन का उल्टा एंटी हर्मिशियन हो गया। मतलब अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन ना हो और वो इस तरह की कंडीशन आपको देता है तो वो एंटी हर्मिशियन कहलाता है, और कुछ नहीं है। ये शॉर्ट में समझ लो, आता इतना कम ज़्यादा नहीं है, बट हाँ एंटी हर्मिशियन भी होता है। तो ये तुम्हारे ऑपरेटर के टाइप हो गए। अब इसके बाद में इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। लास्ट ईयर 2016 में सवाल आया था, तो इस बार भी आ सकता है हर्मिशियन के ऊपर। वो कल कराऊंगा मैं आपको कि किस तरह के सवाल तुम्हारे एग्ज़ाम में आए थे और किस तरह से तुम्हें उनको आंसर करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कल। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हर्मिशियन के ऊपर जो सवाल आया था वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। सर आज जो पढ़ाया है ना नॉर्मलाइज कंडीशन से, वहाँ से एक बार स्लाइड कर दो सर, थोड़ा सा रह गया था। एक मिनट, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, हाँ वहाँ से सर एक बार स्लाइड कर दो एंडिंग तक। यहाँ से स्टार्ट किया बेटा आज, है ना। यस सर। तो ये है स्लाइड नंबर 1। एंड this is slide number 2. This is slide number 3. ठीक है, यस सर। ये हो गया। और कुछ ऑपरेटर्स ऑपरेटर यहाँ भी से हो लेके गया। एंडिंग तक। ओहो हो, फिर तो तेरे पूरा ही नहीं पढ़ा। नहीं नहीं पढ़ा तो पूरा है, लेकिन जो नोट करने में थोड़ा सा दिक्कत आई थी तो। अच्छा, ये लो। सर ये ऑपरेटर ऑपरेटर आगे। ऑपरेटर्स हमेशा कैट फंक्शंस पे ही अप्लाई होते हैं या ब्रा फंक्शंस पे भी अप्लाई होते हैं? ना 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 ना, ऑलवेज कैट पर अप्लाई होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर अगर अप्लाई करते हैं ना अपन, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से उसको अप्लाई करते हैं और वो कैट पर अप्लाई होते हैं। आप इस तरह से ऑपरेटर को अप्लाई मतलब इस तरह से आप ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो कैट होता है ना वो स्टार होता है, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है वो एक तरह से उल्टी बात है, उल्टा फंक्शन है, ठीक है। आप सीधे खड़े हो तो आपको थप्पड़ मार सकते हैं हम लोग, बट आप उल्टे खड़े हो तो फिर थप्पड़ नहीं पड़ेगा, फिर मुक्का पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन हमेशा केट पर ही अप्लाई होगा, ब्रा पर अप्लाई नहीं होगा,
वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, वो इंसान का उल्टा प्रतिरूप है। एक इंसान ऐसा खड़ा हुआ है, यहाँ उसकी आँख है, और एक इंसान ऐसा खड़ा हुआ है, यहाँ उसका, ये उसका है। तो ये सीधा इंसान है और ये उल्टा इंसान है, और ये उनका जोड़ा हो गया। ठीक है, तो ये होता है कैट, सॉरी ब्रा, और ये होता है कैट। तो ऑपरेटर हमेशा कैट पर ही अप्लाई करना, ब्रा पर मत करना। ठीक है, और कोई डाउट? तो अटेंडेंस ले लूँ?